उपसभापति जी, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट कोई नया कानून नहीं। 1967 में इस देश में अपराधियों से मुकाबला करने और उनके ऊपर और उनकी गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक कानून बनाया गया था। बाद के वर्षों में अनुभव के आधार पर ये जरूरी समझा कि इस कानून को संशोधित करके इसके दायरे के भीतर, इसकी परिधि के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को भी इसके अंदर शामिल किया जाए और 2004 में इस कानून में संशोधन करके आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादियों की हरकतों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया। कानून कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो एक बार बन गया वो हमेशा के लिए सही होगा। समय समय पर अपराधियों और आतंकवादियों और ऐसी एजेंसियों की गतिविधियों के अनुभव से सरकार और समाज और बहुत हद तक न्यायालय भी अनेक बार ये महसूस करते हैं कि कानून, जो वर्तमान कानून है, उस वर्तमान कानून में सुधार करने की आवश्यकता होती है और सुधार करने के लिए समय समय पर कानून में संशोधन करने की जरूरत होती है। इसी नजरिए से सरकार में एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप की गठन किया गया था और इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप ने इस बारे में अपनी सलाह, अपनी सुझाव सरकार को दिए कि जो पिछले दिनों आतंकवादी गतिविधियां देखी गई हैं देश के अंदर, उससे जो नए नए आयाम उभर के आए हैं और अनुभव से जो महसूस हुआ है, उन सबको ध्यान में रखते हुए, उनसे सबक लेते हुए अब कानून की उन कमियों को कैसे दूर किया जाए जिसकी वजह से इन आतंकियों की गतिविधियों के ऊपर प्रभावी, असरदार नियंत्रण किया जा सके। और इसलिए इसके साथ साथ ये भी एक वजह थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन हुआ जिसमें भारत को भी सदस्य बनाया गया, जिसका जिक्र अभी हुआ था। और उसके अनुसार भी ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने यहाँ कानूनों में इन गतिविधियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए हम कानून को संशोधित करें, उसको सुधारें, उसको और अधिक असरदार और प्रभावी बनाएं। इस कानून का जो अमेंडमेंट विधेयक, जो ये संशोधन विधेयक लाया गया है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि कानून की उन कमियों को दूर किया जा सके जिनकी वजह से आतंकवादी और बड़े अपराधी किसी न किसी कानून की कमजोरी का लाभ उठा करके जो निकल भागते हैं या गतिविधियां कर जाते हैं, उन गतिविधियों पर अंकुश लग सके। श्रीमान, यहां जो लगभग 10-11 विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जहां कमियां पाई गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने संशोधन प्रस्तुत किया है। पहली बात तो जैसा माननीय मंत्री जी ने खुद ही कहा, जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं या किसी संगठन को गैर कानूनी अवैधानिक घोषित करने के लिए जो पहले अवधि थी उसको 2 वर्ष से 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इससे बहुत सारे ऐसे संगठनों पर लंबे अवधि तक नियंत्रण करने में सरकार को सहायता मिलेगी और हमारी एजेंसियां जो हैं, जो इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको भी इसमें अधिक बल मिलेगा। भारत की पिछले दिनों जिसका जिक्र मुख्तार अब्बास भी कर रहे थे, हमारे मित्र, देश में ये देखने में आया तमाम फर्जी करेंसी इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ऐसी तमाम एजेंसियां यहां पर आतंकवादियों की काम कर रही हैं जो नकली करेंसी इस देश के अंदर फैलाकर हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहती है और हमारी आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा को भी प्रभावित करना चाहती है। इनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए पिछले कानून में व्यवस्था नहीं थी और इसलिए जरूरी समझा गया कि इस कानून के अंतर्गत उन गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए व्यवस्था की जाए और इसलिए
धारा 15 के अंदर संशोधन करके उसके लिए प्रावधान किए गए। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता। धारा 17 में भी संशोधन किए गए हैं जिनका उद्देश्य है कि जो सजा थी अभी तक जो मिलती थी ऐसी गतिविधियों के बारे में वो बहुत कम थी, और ऐसा महसूस हमने किया यहां पर भी, सदन में भी कई बार जब ऐसी घटनाओं पर चर्चा हुई है तो माननीय सदस्यों ने, वो चाहे इस तरफ से हो या उस तरफ से, सभी ने इस बात को महसूस किया कि ऐसी गतिविधियां बहुत अधिक गंभीर हैं, क्योंकि वो राष्ट्र के विरुद्ध की जाने वाली गतिविधियां हैं, इसलिए उनकी सजा बढ़नी चाहिए, इसे और कठोर सजा दी जानी चाहिए, इसका प्रावधान करना चाहिए। उसमें सजा को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। 5 वर्ष से लेकर अब यह सजा हो सकती है आजन्म कारावास तक, और जो इसके मामले इसमें जो जुर्माना हो सकता है वो कम से कम 5 करोड़ है, और अधिक से अधिक उसकी जो सीमा है वो बढ़ा करके 10 करोड़ तक की सीमा इसमें रख दी गई है। इससे मैं समझता हूं ये कानून मजबूत होगा और सजा मजबूत होगी। धारा 22A, B और C ये इसके अंतर्गत जोड़ी गई। इन धाराओं के जोड़ने से जो विभिन्न ट्रस्ट एसोसिएशंस के नाम पर जो गतिविधियां चलती थी और वो बच निकलते थे, उनके ऊपर प्रभावी अंकुश लग पाएगा, ऐसा मेरा विचार है। धारा 24-20 में एक नई जोड़ी गई है जिसमें जो आतंकवादी, बहुत सारे आतंकवादी और संगठन इस देश के अंदर ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज को अर्जित कर लेते हैं, उस तमाम पैसे से जो वो स्मगलिंग के द्वारा या अनवैधानिक तरीकों से वो पैसा, बड़ी राशियां यहां लाते हैं और ऐसी प्रॉपर्टीज अर्जित कर लेते हैं और उनको केंद्र बना लेते हैं अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखने के लिए। इन प्रॉपर्टीज को, इन संपत्तियों को अब कोर्ट को अधिकार होगा और एजेंसीज को अधिकार होगा कि उन संपत्तियों को वो जब्त कर सके, उनको कॉन्फिस्केट कर सके और उनको फोरफीट कर सके। इस बात का भी अधिकार है जिससे कि ऐसी संपत्तियों का दुरुपयोग गतिविधियों के लिए, आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के लिए, देश में असुरक्षा के वातावरण पैदा करने के लिए जिनका उपयोग न किया जा सके। श्रीमान, इसमें जो विभिन्न जो धाराओं के अंतर्गत संशोधन किए गए उसमें से मुझे 2-1 धाराओं के ऊपर अपनी ओर से कुछ कहना भी है। श्रीमान, धारा 17 के अंतर्गत जो संशोधन किया गया वो ये कहता है, whoever in India or in a foreign country directly or indirectly raises or collects funds whether from legitimate or illegitimate source, उनके विरुद्ध कैसे कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में ये धारा बोलती है। आगे मुझे ये पूछना है माननीय मंत्री जी, आपने भारत के अंदर जो लोग ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं उन पर तो आपका कानून और आपकी एजेंसी गिरेबान पर हाथ डाल सकती, लेकिन आपने इसमें जो जोड़ दिया है फॉरेन कंट्री में भी जो ऐसा कर रहे हैं उनको भी आप इसकी परिधि में ला रहे हैं। क्या फॉरेन कंट्री में जो व्यक्ति बेस्ड है, जैसे सईद बेस्ड है पाकिस्तान में, वहां से वो तमाम पैसा इकट्ठा करता है, यहां की आतंकवादी गतिविधियां चलाता है, अब उस पर उसके गिरेबान पर हाथ डालने का आपके पास क्या ताकत है, क्या उपाय है? दाऊद है, बहुत से रहे, लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैं तो एक उदाहरण के लिए मैंने एक नाम दिया। तो ऐसे लोगों पर आपने उनको ला तो दिया इस परिधि के अंदर, लेकिन इस परिधि के अंदर लाने के बाद उनके खिलाफ आप प्रभावी तरीके से कार्रवाई कैसे कर सकेंगे? क्या आप उस अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स की सहायता लेंगे या आपके पास में कोई और उपाय है? केवल उसके खिलाफ यहां केस रजिस्टर कर देने से तो बात नहीं बनेगी। मैं इस प्रावधान के बारे में इसलिए जानना चाहूंगा, आप स्पष्टीकरण देंगे, संभवतः लोगों को संतोष होगा कि क्या उपाय होगा, कैसे उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। एक भाषाई भूल हुई, अंग्रेजी और हिंदी की वजह से यही बड़ा मुश्किल होता है। आप देखें 22A और 22B के जो प्रोविजो है उसमें आपने क्या लिखा है? Provided that nothing contained in the subsection shall render any such person, including promoters, liable to any punishment provided under this act if he proves that the offense was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offense. He, और अगर she हुई तो क्या होगा?
वो महिला भी तो हो सकती है जो ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित है, तो व्हाई नॉट ही ऑब्लिक शी। वरना ऐसे ही जो लैकुना होते हैं उनकी वजह से अदालतें लोगों को छोड़ के बाहर कर देती हैं और वो बच निकलने का रास्ता निकाल लेते हैं। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि इसमें ये संशोधन अभी कर लिया जाए अपने बिल के अंदर। तीसरी चीज है, (24A) माननीय मंत्री जी, आपको धारा 24A के सब सेक्शन 3 में, where proceedings have been commenced under this section, the court may pass an order directing attachment and forfeiture, as the case may be, of property equivalent to or the value of the proceeds of terrorism involved in the offense. अब देखिए, किसी टेररिस्ट आउटफिट ने 50 करोड़ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी यहां बना रखी, लेकिन वो पकड़ा गया 5 लाख के नोटों के साथ, नकली नोटों के साथ। तो अब आप क्या करेंगे? आपके इस कानून के मुताबिक अगर मेरी समझ ठीक है तो आप उसकी 5 लाख तक की संपत्ति कुर्की करेंगे, जबकि आपको यह मालूम है कि 50 करोड़ की संपत्ति इसने बना ली और वो बाकी बची हुई संपत्ति से उन गतिविधियों को आगे भी जारी रख सकता है। इसलिए ये जो वैल्यू की आपने बात करी है यहां पर, इस पर फिर से एप्लीकेशन ऑफ माइंड की जरूरत है। मेरे ख्याल से इसको पुनर्विचार करने की जरूरत है और इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। ये जो है आपने इक्विवेलेंट टू द वैल्यू, वो मामला मुझे लगता है कि फिर एक रास्ता छोड़ देगा उनको अपनी उस संपत्ति को बचाने का। इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता होगी। श्रीमान, इन्हीं 2-3 सुझावों के साथ जो मुझे लगा कि इस कानून में ये कमियां और हैं या इनको स्पष्टीकरण की जरूरत है, मैं समझता हूं कि ये कानून विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए। मुझे मेरे एक साथी ने आज सुबह मुझसे कहा, और मुझे भी बड़ा विचित्र लगा जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि इस कानून के अंतर्गत ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं जिससे निर्दोष लोगों को पकड़ लिया जाए। अगर कोई आपस में, मान लीजिए सत्यव्रत चतुर्वेदी आतंकवादी हैं और आरपीएन सिंह अगर मुझसे बात भी कर रहे हैं, तो मैं एक उदाहरण, इसलिए मैंने एक शब्द दिया था ना, मान लीजिए कि मैं मान लीजिए आतंकवादी हूं और आरपीएन सिंह मुझसे बात ही कर रहे हैं अगर, तो इतने में उस आदमी को बंद कर दिया जाएगा। मैं तो पढ़ता रहा इस बिल में, पूरा बिल मैंने ऊपर से नीचे तक पढ़ा है, मुझे ऐसा कोई प्रावधान इसके अंदर नजर नहीं आया। मुमकिन है मेरे उस मित्र की शायद कहीं कोई गलतफहमी हो या किसी ने ऐसा उनसे कह दिया हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इतना जरूर मैं फिर भी कहना चाहूंगा, ये बिल बहुत अच्छा है। आपने इसके अंदर जो प्रावधान किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। इससे कानून मजबूत होगा, एजेंसियों को बल मिलेगा, आज सरकार को ताकत मिलेगी, उनके रास्ते जो जिन रास्तों से निकल भागते थे उन रास्तों पर रोक लगेगी, इसमें कोई शक नहीं। पर साथ साथ इस बात का ध्यान जरूर रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस के काम करने का जो तरीका होता है वो हम और आप सब जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन अधिकारों का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों को फंसाया जाए। इस बात के ऊपर भी अंकुश लगाने के लिए आपको कोई ना कोई प्रावधान, इसमें एक मैकेनिज्म ऐसा डेवलप करना चाहिए कि ऐसी गतिविधियों के मामले में, ऐसी शिकायतों के मामले में तत्काल कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई हो सके और निर्दोष इसके अंदर न फंस सके। मुझे आखिरी बात एक पूछना है, यह है सेक्शन 2। इसमें आपने वो डेफिनेशन दी हुई है कि इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आएंगे। उसमें आपने ये बताया कि संशोधन किया है, एन इंडिविजुअल ए, बी ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब कि अगर मेरे परिवार के 15 सदस्यों में मेरे भाई के बच्चे, भतीजे सब उसमें शामिल हो सकते हैं, अगर उनमें से कोई है, एक भी अगर किसी ऐसे आदमी से जुड़ा हुआ है तो पूरा परिवार उसकी परिधि में आ जाएगा। हो सकता है बाकी परिवार के लोगों की जानकारी में ही ना हो कि ये बच्चा कहां है और क्या कर रहा है।
और ऐसा अगर कुछ होता है तो उसकी वजह से एक बड़ा पूरे परिवार के ऊपर ये मुसीबत आ जाएगी। इसलिए उसको डिलीट करना चाहिए। मैं समझता हूं इस बात को ध्यान में रखा जाए। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं माननीय सदस्यों से कि ये एक अच्छा बिल है, इसमें हम राजनीति न करें, देश की उस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।